एक अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 2, जवानी के शब वो रोज। उनकी ये ख्वाहिश उनके साथ ही जवान हुई कि मैं बड़ा होकर इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों से लड़ूंगा। अल्लाह पाक ने इन्हें तंदुरुस्त वो तवाना, मजबूत और फौलादी जिस्म अता किया था। मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की दास्तानें सुनकर वो तरफ उठते और उनके दिल में ये ख्वाहिश मिचल रही थी कि मैं अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए कुछ करूं। बचपन को खैर आबाद कहकर जो ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इस ख्वाहिश को अज़्म बना लिया। इब्तिदाई तौर पर इन्होंने क्रश इंडिया नाम बनाया, जिसके तहत वो मजलूम मुसलमानों की माली इमदाद के लिए फंड इकट्ठा करते थे। इन्होंने क्रश इंडिया यानी भारत के टुकड़े टुकड़े करना अपना अज़्म बना लिया और इसका एक खूबसूरत फ्रेम बनाकर अपने बेडरूम में सजा लिया, जो अब भी उनके जज्बात और काबिल रश्क ख्यालात की तर्जुमानी कर रहा है। वो अपना सारा जेब खर्च कश्मीर फंड में देते थे और ईद के मौका पर सबसे पहले अपने छोटे बहन भाइयों से जबरदस्ती 5-5, 10-10 रुपए कश्मीर फंड के लिए लेते थे। अगर देखा जाए तो वो शख्स पैदा ही मुजाहिद हवा था। राह वफा का राही बनने से पहले इन्होंने खुद को हर लिहाज से तैयार किया। तालीम के साथ साथ कराटे की ट्रेनिंग हासिल की। इस तरह अपने नजरिए के अलावा अपने जिस्म को भी पुख्ता कर लिया। घर में उनकी अजीब किस्म की मशक़ें जारी रहती थीं। वो कभी रेत से भरे हुए थैले पर मुक्के मारते थे और कभी गंदम के दानों से भरा हुआ ड्रम, जिसको शायद पंजाबी जबान में पड़ूला भी कहा जाता है, उनके ज़ेर सितम आ जाता था। वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ूला उनके वालिदैन को आज भी उनकी याद दिलाता है। वालिद साहब उनकी हरकतों से परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन वो सबसे पहले माहिर कराटे मास्टर बने। इन्होंने सादिक आबाद में अपना एक कराटे क्लब खोला और काफी अरसा नौजवानों को कराटे ट्रेनिंग देते रहे। एक दफा वो क्लब से वापस आए। गेम के दौरान इन्होंने मखसूस यूनिफॉर्म पहन रखा होता था, हाथ में ननचकू पकड़ा हुआ था। अब्बू के बकौल ये सब आवारगी वाले मशागिल थे। इन्हें ये सब अच्छा न लगा। बेटे के हाथ से ननचकू छीनकर मोहब्बत और गुस्से के मिले जले अंदाज में इसको मारने के लिए हाथ उठाया। इन्होंने खबरदार किया, अब्बू, इसको चलाने के लिए तजर्बे की जरूरत होती है, वरना ये उल्टा इंसान के सर पर पड़ता है। अब्बू उस वक्त जलाल में थे। फौरन वार किया। नतीजा था जर्ब उनके सर पर ही पड़ी। ताहिर नदीम हंसी से लौटपोट हुए और बोले, देखा, ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए आइंदा इसको कभी ना छेड़िएगा। इन दिनों अब्बू जी भी जवान थे, इसलिए बाप बेटे में दोस्ताना माहौल भी कभी कभी बन जाता था और ऐसे मामलात चलते रहते थे। एक दफा वो क्लब जाने की तैयारी कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। घर में सब लोग सो रहे थे। अचानक उनकी नजर सबसे छोटी बहन शाजिया पर पड़ी। वो ना जाने कब की चारपाई से गिरी पड़ी थी। सादिक आबाद की झुलसा देने वाली गर्मी में इसे ठंडे फर्श पर पुरसुकून नींद आ गई और वो इधर ही सोई रही। वहाँ पर 3 चारपाइयाँ एक कतार में लगी हुई थीं। ताहिर को शरारत सूझी। इन्होंने बहन को धक्का देकर चारपाइयों के नीचे कर दिया। हैरत और मजे की बात है कि इस कदर कमांडो किक लगने के बावजूद भी इसकी आंख नहीं खली। इस कार्रवाई के बाद वो खुद क्लब चले गए। घर वाले जब आराम करके बेदार हुए तो शाजिया को गायब पाकर उसकी तलाश शुरू कर दी। घर में तलाश करने के बाद पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन सब बेसूद। शाम तक घर में सफ मातम बिछ गई। मस्जिद में ऐलान कराया गया, राना तालिब हुसैन की बच्ची 4 साला शाजिया दोपहर से लापता है। किसी को बच्ची के बारे में कोई मालूमात हो तो बराह करम इत्तिला दें। मोहल्ले के लोग उनके घर पूछने के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं। मगरिब से जरा देर पहले ताहिर नदीम क्लब से वापस आए तो गली में लोगों का जम गफीर देखा। जो घर करीब आया, इन्हें महसूस हवा के लोग इन्हीं के घर से आ जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, शायद बेबे दादी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गईं। इस ख्याल के आते ही उनके कदम तेजी से उठने लगे। इन्हें मालूम न था कि मोहल्ले भर को परेशान करने वाले वो ही तो हैं। घर में कदम रखा तो अम्मी भी उनसे लिपट कर जार वो कितार रोने लगी। बहनों ने अलग से आंखें सोजा रखी थीं। दादी अम्मा को चारपाई पर विराजमान पाकर इन्होंने अम्मी जी से पूछा, अम्मी जी क्या हवा है? ताहिर, अपनी शाजिया को कोई उठा कर ले गया है।
अम्मी ने रोते रोते ये जुमला कहा तो एक लम्हे के लिए वो भी परेशान हो गए। कब से? इन्होंने सवाल किया। हम सो कर उठे तो वो कहीं नजर नहीं आई, हर जगह तलाश किया है। इन्हें ये यकीन तो था कि वो अभी तक सो रही होगी, फिर भी अम्मी जी को चारपाई पर बिठाकर वो अंदर की तरफ गए। चारपाई के नीचे झांका तो इनकी हंसी छूट गई। वो एक कोने में पड़ी अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। टांग से खींचकर बाहर निकाल तब इसकी आंख खल गई। जब वो उसको लेकर बाहर आए तो सब लोग दंग रह गए। कहा जाता है कि इंसान के अंदर बचपन में जो आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो सारी जिंदगी किसी न किसी तरह इसकी शख्सियत के साथ जुड़ी रहती हैं। कश्मीर में मैंने इन्हें वक्त का बड़ा पाबंद पाया। वो राब्ते पर भी मुकर्ररा वक्त से 1 मिनट कम या ज्यादा नहीं आते थे। इस वक्त में ये समझ रही थी कि इनकी जिम्मेदारी की वजह से इन्हें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जब मैं उनके घर आई तो ये सुनकर हैरान रह गई कि वो जिंदगी के इस दौर में भी वक्त की कदर करते थे, जब इंसान इंतहाई लापरवाह, गैर जिम्मेदार और बेफिक्र होता है। मुझे उनके कॉलेज के दौर की एक डायरी मिल गई जिसमें उनके दिन भर के कामों के औकात दर्ज थे। अम्मी ही ने मुझे बताया कि इन्होंने 24 घंटे का टाइम टेबल बनाकर दीवार के साथ चिपकाया हुआ था, जिसमें ये दर्ज था कि फलां वक्त में कहाँ हूँगा और किस वक्त कौन सा काम करना है। उनका कोई दोस्त इन्हें मिलने आता तो मैं कहती थी, बेटा वो टाइम टेबल लगा हुआ है, इसमें देखो कि उस वक्त ताहिर कहाँ होगा। और फिर वो इन्हें इस जगह पाते जहाँ का टाइम टेबल में लिखा होता था। इनकी जहानत और डिसिप्लिन पर उनके दोस्त वो अहबाब फख्र करते थे। यकीनन जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त भी उनकी कदर करता है। कश्मीर जाने से पहले वो कमजोर जसामत रखते थे, बल्कि सच तो ये है कि वो अजीम मुजाहिद, तलवारों के साए में और मुहाजों पर ही जवान हवा। वो दराज कामत थे, लेकिन उस वक्त गोश्त पोस्त कुछ कम ही था। जब मैं उनके अब्बू जी से कहती थी कि अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहे थे, बल्कि उनकी सेहत काबिल रश्क हो गई थी, तो अब्बू जी की आंखों से आंसुओं की लड़ियां लग जाती थीं और वो कहते थे, बेटा मैंने तो ताहिर की जवानी देखी ही नहीं, काश मैं इसको एक बार देख सकता, फिर बेशक वो वापस चला जाता। उनके बचपन का एक वाकया वो मुझे कई बार सुनाते थे। बहनें इन्हें टोकती थीं कि ये वाकई आप भाभी को कई मर्तबा सुना चुके हैं। मैं इन्हें मना करती थी कि वो इन्हें कहने दें। मैं खुद भी उस वक्त इन्हीं हालात से गुजर रही थी। इंसान को जिससे मोहब्बत हो, इसका जिक्र करना और सुनना उसे कभी बुरा नहीं लगता। अब्बू जी मेरे साथ हर वक्त इन्हीं की बातें करते रहते थे। एक मर्तबा खानपुर में किसी बड़े पहलवान का मुकाबला था। हैरत की बात है, इसका मद्दे मुकाबिल ताहिर नदीम था। देखने में वो कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन वर्जिश की पाबंदी और कराटे ट्रेनिंग ने उनके बाजुओं में बिजलियां भर दी थीं। ये मुकाबला खानपुर मदरसे के अहाते में हो रहा था, जहां उन दिनों ताहिर नदीम का छोटा भाई हिफ्ज कर रहा था, और वो भी मुकाबला देखने वालों में शामिल था। पहलवान तो फिर पहलवान ही होते हैं। वो भी इंतहाई भारी भरकम और मोटा ताजा पहलवान था। जब उसने अपने कमजोर वो नहीफ मद्दे मुकाबिल को देखा तो उसके शाने थपका कर बोला, बेटा घर जाकर कुछ खाओ पियो, फिर कभी मुकाबले के लिए आ जाना। इन्होंने जवाब दिया, आप मुकाबले के बगैर मुझे कमजोर समझकर गलती कर रहे हैं। मैदान में आकर देखते हैं कौन बहादुर है। पहलवान बोला, क्यों अपनी हड्डियां तरवाने पर तले हुए हो। इन्होंने आस्तीन ऊपर चढ़ाकर कहा, आओ देखते हैं कि कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। बलाखिर मुकाबला शुरू हो गया। पूरे मजमा पर सन्नाटा तारी था। सबको इस कमसुन लड़के पर तरस आ रहा था। बिल्कुल हाथी और चियूटी वाला मुआमला लग रहा था। ताहिर नदीम कुछ देर अपना दिफा करता रहा, लेकिन पहलवान का एक जोरदार मुक्का इसकी नाक पर लगा तो वो अपना तवाजुन कायम ना रख सका और चकरा के जमीन पर गिर पड़ा। नाक से खून के फवारे फूटने लगे। पहलवान अपनी फतह का इजहार करते हुए फिजा में बाजू लहराने लगा। ऐन उस वक्त ताहिर नदीम जख्मी शेर की मानिंद उठ खड़ा हवा और पहलवान के बाजू को इतनी कुव्वत से खींचा कि वो मुंह के बल जमीन पर आ गया। उसके बाद इन्होंने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया, यहाँ तक कि वो बेसुध होकर अखाड़े में गिर पड़ा। मजमा से दादू तहसीन की सदाएं
बुलंद होने लगे। इन्हें इनाम से नवाजा गया और पहलवान ने अपना ब्लैक बेल्ट उतार कर इन्हें देते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतनी कम उम्री में इस कदर बहादुर साबित हुए। आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया। ये ब्लैक बेल्ट मेरी तरफ से हदिया है। ताहिर नदीम ने इसका ब्लैक बेल्ट शुक्रिया के साथ लौटाते हुए कहा कि मैंने किसी इनाम के लालच में ये मुकाबला नहीं किया, बल्कि मैंने काफिरों से लड़ने जाना है और अपनी कुव्वत बाजू का अंदाजा कर रहा था। शाम को वो इस हालत में घर लौटे कि हाथ में खूबसूरत ट्रॉफी तो थी, मगर शक्ल बदली हुई थी। उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से मुंह बुरी तरह सूज गया था। उनके छोटे भाई ने पहले ही आकर अम्मी जी को भाई की तमाम कारगुजारी सुना डाली थी। अम्मी जी ने इसे सख्ती से झटक दिया था। भला ताहिर का पहलवान से किया मुकाबला। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब इन्हें पहली नजर में अपने लाडले बेटे को पहचानने में दुश्वारी हुई तो यकीन करना पड़ा। अब्बू जी गुस्से के जरा तेज थे। पहले इन्हें सख्त गुस्सा आया कि इस तरह टक्कर लेने की क्या जरूरत थी। फिर बेटे की तकलीफ देखकर उनका गुस्सा जाता रहा और उसके इलाज मुआलजे की फिक्र लग गई। उनके बचपन के दोस्त मोहम्मद अजीम, साजिद अहमद, नवीद अहमद और मोहम्मद अवैस शहीद थे। इनमें से कई दोस्तों ने उनके साथ जिहाद में जाने का अहद व पैमान किया था, लेकिन मोहम्मद अवैस शहीद के अलावा कोई और वादा वफा नहीं कर पाया। ताहिर नदीम चूँकि अपने वालिदैन के अरमानों और उम्मीदों का महवर व मरकज होते थे, वो इंतहाई लायक और माँ बाप के फरमाबरदार थे। वो न सिर्फ घर में बल्कि खानदान में भी हर दिल अजीज थे। उनके एक ही मामू थे जो पसरूर में रह रहे थे। काफी अमीर और खाता पीता घराना था। पंजाब में बचपन में ही निस्बतें तय करने का रिवाज है। मामू की एक बेटी इंतहाई हसीन व जमील थी। खानदान में हर माँ की ख्वाहिश थी कि वो इसके घर की जीनत बने, लेकिन मामू इब्राहिम की नजरें ताहिर नदीम पर लगी हुई थीं। एक दिन इन्होंने अपनी बहन से कहा कि मेरी बेटी के लिए सब खानदान वाले पूछ रहे हैं, ताहिर और इसकी जोड़ी कैसी लगेगी। अम्मी जी बोली, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। इस दिन से मामू जात कजिन ताहिर नदीम की मंगेतर कहलाने लगी। खानदान वालों ने इस जोड़े को सराहा और बाकी कजिन ताहिर नदीम की किस्मत पर रश्क करने लगे। दिन गुजरते गए। वालिदैन के कहने पर इन्होंने पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए दरखास्त दे दी। इंटरव्यू के तमाम मराहिल इन्होंने अपनी काबिलियत और जहानत के बलबूते पर अव्वल पोजीशन में पास किए। वक्त गुजरता रहा। दुनिया जदीदियत की राहों पर रवां दवां थी। उसके चारों तरफ दुनिया ही दुनिया थी। रंगों और रोशनियों में जगमगाती दुनिया हर तरफ से इसके लिए सामान गफलत लाती रही। इसका बचपन इस माहौल में गुजरा और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तब भी चारों तरफ दुनिया अपनी तमाम तरहश सामानीव के साथ इसके सामने थी। अल्लाह ने उसे बहुत प्यारी जवानी दी थी, लेकिन उसने अपनी जवानी को हमेशा शबाब व कबाब से दूर ही रखा। इसकी आंखों में किसी और ही दुनिया के ख्वाब हंसे थे। एक ऐसी दुनिया जहां सोना, जागना, खाना पीना सब कुछ इबादत में लिखा जाता है, जहां कदम कदम पर फरिश्ते नुसरत के लिए उतरते हैं, जिसके हर रास्ते पर पाक व मुतरहुरे इस्तकबाल के लिए खड़ी रहती हैं। यही वजह थी कि दुनियावी रनाइयाँ उसे अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहीं। इसके सीने में दबी जज्बा जिहाद की चिंगारी शुला जवाला बनती जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने अपने देरीना ख्वाबों को हकीकत का रंग देने का फैसला सुनाया और उनसे पूछा कि सादतों के इस सफर में कौन कौन इनके हमरकाब होगा। इन सब में से अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने इन दो खुशबख्तों को चुन लिया। हाँ, मोहम्मद अवैस शहीद और राना ताहिर नदीम, ये दोनों खूबरू और खूबसीरत नौजवान हूरों के लिए ही बने थे, और खुदा जिसे चाहता है चुन लेता है के मिज़दाक अल्लाह ने इन्हीं को पसंद फरमाया। फिर इस मजलिस से उठकर इसने ये अज़्म किया कि कोई साथ दे ना दे, मैं अपने दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ूंगा। अपनी बहनों के दौपटे की हिफाजत की खातिर मैदान में कूद पड़ूंगा। अल्लाह पाक ने मुझे ये कड़ियल जवानी दी है, ये मजबूत बाजू दिए हैं, उनके बारे में मुझसे जरूर सवाल होगा। हाँ, मैं इन बाजुओं से दुश्मन की कलाइयाँ मरोड़ दूं गा।